Hello students, welcome back in online teaching class standard 11 NCERT syllabus subject biology chapter number 9 biomolecules. I explain the structures of biomolecules as a carbohydrate, pentose sugars, nucleic acids, cholesterol, all these primary metabolites structure I explain you. Now today let's we start a new topic, primary and secondary metabolites. What are primary metabolites? Which metabolites I explained as in the diagram. This figure 9.1 in your NCERT book. I explained all this structure. All these structure are included in primary metabolism. ओके स्टूडेंट्स, जो भी स्ट्रक्चर जिसमें हमारे हम जो भी खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो वो शुगर के रूप में कन्वर्ट होता है सिंपल फूड में, और हम जो प्रोटीन डाइट लेते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में, और जो भी फैट और लिपिड्स होते हैं वो ग्लाइकोजन्स के रूप में. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज से ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिस स्ट्रक्चर से ये वाले मेटाबोलाइट्स मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर बनते हैं, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स थे. ठीक है. अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं कितने सारे, तो उनके बाहर से आउटर सरफेस से वो मोस्ट ऑफ कुछ एक्सक्रीट जो होते हैं सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस वो सिक्रेट करते हैं. जैसे वो होता है, जैसे पिगमेंट होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनसे परफ्यूम बनाया जाता है, तो ये स्पेशल टाइप्स के उनका कलर भी लिया जाता है फॉर्म, तो वो होता है पिगमेंट. ठीक है. पिगमेंट होता है कार्टिनोइड्स और एंथोसाइनिन्स का. फिर एल्कोइड्स के अंदर जो मॉर्फिन और कॉर्डेंस प्लांट्स होते हैं उनसे मिलती है. एक होता है टार्पिनोइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिक लैक्टिन्स, ड्रग्स, पॉलीसेकेराइड्स. इसके सिवाय जो रबर, गम, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट्स, ये सभी जो प्लांट्स से जो हमें केमिकली जो वो टॉक्सिक जो मटेरियल होता है उनका उसको वे डिस्चार्ज करते हैं, तो ये वाला सभी जो होते हैं यह सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होती है उससे एक्सक्रीट हुए जो होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको हम इकोलॉजिकल रूप में भी काम में लेते हैं. तो ये इस तरह से जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं, और प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर ही रिड्यूस हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझ में आ गया. इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, टेबल भी वॉच कीजिएगा. उसके बाद है माइक्रोमोलिक्यूल्स. बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, टू टाइप्स के मोलिक्यूल्स होते हैं. जो हमें एब्यूडेंस चाहिए, ज़्यादा चाहिए हमारी बॉडी को, जिसकी जो होती है एब्यूडेंस जो होती है ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो चीज़ कहलाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, और जिसकी रिक्वायरमेंट जो होती है थोड़ी लेस होती है हमारी बॉडी में, वो कहलाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है. तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर जो मैंने आपको शुगर्स बताई थी, कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन्स का जो मॉलिक्यूल्स आता है, तो उससे बने हुए सभी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स की चेन्स बनाते हैं. और यह मोर देन 10,000 डेल्टन्स जो होते हैं, इतना मोलिकुलर वेट्स इनका होता है. और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबकी बॉडी के अंदर होते हैं. वे बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर होते हैं. और इसकी स्केर्सिटी हो जाने से जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है वह स्टॉप हो जाती है. तो इस तरह से यह एक बहुत एसेंशियल है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, और कौन से मैंने आपको बता दिए थे. ठीक है. और इसके अंदर जो डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके डिफरेंट वर्क होते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग का वर्क करते हैं. प्रोटीन्स जो होते हैं वह जो होता है सेल डिविजन्स के अंदर रोल करते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वह हमारी सेल का जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर सेल डिविजन्स का काम करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं. और ग्लाइकोजन्स जो होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं. तो इस तरह से सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए वेरी एसेंशियल्स होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे इसके अंदर जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकेगा वे है वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और आयंस. और देखिए इनकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है, कितना परसेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर इसका एसेंशियल है. और इससे लेस होने पर उसके अंदर जो होती है इसकी स्केर्सिटी हो जाती है, और उससे ऑर्गेनिजम्स को जो होता है लाइफ सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो सकती है. अब है प्रोटीन्स. ठीक है. प्रोटीन्स जो है हमारी डाइट का जो है एक स्पेशल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट
मैक्रोमोलिक्यूल से जो किसी भी प्लांट की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल की बॉडी की ग्रोथ को डिसाइड करता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं भी डिफरेंट डिफरेंट एक पॉलीसेकेराइड्स की चेन बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर होते हैं कोलेजन्स, ट्रिप्सिन, इंसुलिस, एंटीबॉडी, रिसेप्टर और ग्लट, ये सब के सब जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर है। और कोलेजन्स जो होते हैं वह हमारे इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। हमारे जो टिश्यूज़ बने होते हैं एनिमल्स टिश्यूज़ के अंदर ही कोलेजन्स पाए जाते हैं। वो एनिमल टिश्यूज़ की एपिथेलियम लेयर को बनाते हैं, इसीलिए इन्हें इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ट्रिप्सिन्स जो होते हैं वह एंजाइम्स को जो होते हैं रिड्यूस करते हैं। एंजाइम जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर ग्राइंड करके कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एसिमिलेशंस के लिए काम आते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो होते हैं वो विदाउट डक्ट के सीक्रेट्स होते हैं, पूरी होल बॉडी में ब्लड के साथ में जो होता है सर्कुलेट होते हैं। और यह हमारे मैनी फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के उनको कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वह इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं नोज़, ईयर, टंग, तो उनसे स्मेल टेस्ट करने के लिए और सीन करने के लिए हार्मोन को सिक्रेट करने का जो फंक्शन होता है इसके स्टिमुलाई लेते हैं। ये रिसेप्टर्स भी जो होते हैं एक टाइप का प्रोटीन है। फिर GLUT4, ये हमारे ग्लूकोज का ट्रांसफ़र होता है सेल्स के अंदर, तो उसके अंदर जो होता है ये पूरा प्रोडक्शंस के लिए प्रोटीन GLUT4 काम में आते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया। और हमारी जितनी भी बैलेंस फूड डाइट हम अगर लेंगे अपने, तो उसके अंदर प्रोटीन जो होते हैं उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड चेंज हो जाता है एमिनो एसिड्स के अंदर। और 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और मैंने आपको ये जो अभी 6 टाइप्स के जो प्रोटीन्स बताए वो बहुत एसेंशियल है। इसके बिना जो इनके जो फंक्शंस थे वो स्टॉप हो जाएंगे और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन, उनका लाइफ सर्वाइव करना प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रोटीन्स भी आपने देखे कितने टाइप के थे, क्या फंक्शंस थे। उसके बाद में आते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एक पूरी लॉन्ग जो होती है वो सेल पूरी लॉन्ग सेल्स बनाते हैं, पूरे लॉन्ग मोलिकुलर पेप्टाइड चेन बनाते हैं। और इसके अंदर आते हैं पॉलीसेकेराइड्स के अंदर मोनोसेकेराइड्स भी आते हैं। मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं सिंगल शुगर वाले होते हैं और पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वह मल्टी शुगर्स वाले होते हैं। और प्लांट के अंदर जो होता है सेलुलोज जो होता है पॉलीमर्स का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इनुलिन जो होता है या फ्रक्टोज जो होता है इसके प्लांट के अंदर उसको फ्रक्टोज शुगर को बनाने का काम करता है। अब जो जितने भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन होते हैं उनके अंदर जो पॉलीसेकेराइड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर बेस्ट टाइप की शुगर्स होती है जो C4 साइकिल के रूप में होती है और फ्रक्टोज के रूप में रहती है। और इसे हम पॉलीसेकेराइड चेन को ग्लाइकोजन्स भी बोल सकते हैं, जो बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर करने का और हमारे जो बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं रेस्पिरेशन और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, इन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को ओकर्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स का, कि देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से ब्रेक डाउन होकर के ये एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये वाला पॉलीसेकेराइड्स की चेन है जिसके अंदर ये 2 बेंजीन चेन है जिसके अंदर अल्कोहल ग्रुप आकर के जुड़ा है CH2OH है। ठीक है, यहाँ पर ये हाफ बेंजीन चेन है और इसने रिएक्शन की यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स जो थे ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में ब्रेक डाउन हो गए और 1 2 3 4 5 6 बेंजीन चेन इसने बना दी। यहाँ से हाइड्रोजन तो जो था वो रिड्यूस हो गया और ऑक्सीजन इसके अंदर जो था वह पूरा इसके अंदर कंज्यूम्स हो गया। तो यह प्रोटीन जो या ग्लाइकोजन्स का जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट किया गया है डायग्रामेटिकली। इस तरह से यहाँ पे जो बात हुई थी वो एनिमल सेल्स के साथ प्लांट सेल्स की भी हो रही है। तो प्लांट सेल्स जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है क्योंकि उसके 2 लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के सिवाय सेल वॉल। और सेल वॉल की होती है, सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की इसलिए होती है क्योंकि वहाँ उसका आउटर जो एटमॉस्फेरिक जो फ्रैक्शंस होते हैं उससे उसको सर्वाइव करती है, प्रोटेक्शंस देती है। और यह सेलोसिक नाम के फाइबर जो होता है कॉटन फाइबर से बनी हुई होती है। और यहाँ पर यह पॉलीसेकेराइड्स की चेन बनी हुई होती है इसके अंदर, इसी वजह से सेलुलोज बनता है। इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एमिनो शुगर्स होते हैं, केमिकल जो होते हैं शुगर के अंदर मॉडिफाइड होकर के ग्लूकोसेमिन एन एसिटाइल ग्लूकेसोसेमिन्स नाम के जो होते हैं यह
बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं इस तरह से। और ऑर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उसके अंदर एक्सोस्केलेटन्स जो होता है वह पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है, जिसे काइटिन का बोलते हैं। जैसे कि कॉकरोच के अंदर आपने देखा है एक्सोस्केलेटन किस तरह का होता है, थोड़ा इस तरह का हार्ड हार्ड क्रंची, वो काइटिन का बना होता है जो पॉलीसेकेराइड्स का ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ये मोस्टली होमोपोलीमर्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब हम लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड 20 टाइप के बेस्ट न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 64 कॉर्डन्स के रूप में एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर रहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर ही जो होते हैं वो मेन होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए और आरएनए, जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स और जीन होते हैं जो हमारे लाइफ को सर्वाइव करते हैं और सेल डिविजन्स के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो ओकर्स करते हैं। और इसके ऊपर जो होता है न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर 4 टाइप्स की बेस्ट शुगर होती है, वो होती है एडिनिन थाइमिन गुवानिन और एडिसिन। इसके सिवाय आरएनए के ऊपर जो होती है वो यूरासिल शुगर होती है। ठीक है, ये सबकी सब शुगर जो होती है पिरामिडिक स्ट्रक्चर्स के अंदर रहती है, जिसे प्यूरिन और पिरामाइड कहते हैं। प्यूरिन जो होती है वहाँ पर एमीन ग्रुप आकर के जुड़ता है, और पिरामिड जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और इस तरह से यहाँ पर मोनोसेकेराइड्स पेंटोस शुगर के रूप में 2 इंच से लेकर, यह पेंटोस शुगर है मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, जिसे राइबोस कहते हैं। यहाँ पर 2 इंच से लेकर के यहाँ पे डीएनए का जो होता है 5 इंच तक का यहाँ पर हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, और आरएनए इससे कंटेन होता है, इसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये डीएनए है, जो डीएनए जो होता है वो रिप्लिकेट करके न्यूक्लियोसाइड जो होता है आरएनए बनाता है। ठीक है, आरएनए के अंदर एमआरएनए, टीआरएनए और एनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स भी आपको समझ में आ गए, जिसके अंदर 2 बेस्ट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए होते हैं। और किस काम आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, सेल डिविजन्स के अंदर। और आरएनए जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिससे से सेल्स का डिवीजन होता है, और प्रोटीन ही किसी भी एनिमल की बॉडी ग्रोथ को डिसाइड करता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अभी मैंने बताया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स की चेन्स आकर के जुड़ती है, और इसके अंदर जो होता है मॉलिक्यूल फार्मूला, अगर हम इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसके अंदर हम निकालें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं NaCl, MgCl2, ये सबके सब जो होते हैं या एमिनो एसिड्स के किसी न किसी कहीं पर आकर के एक माइक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में अपना जो रोल होते हैं वह यहाँ पर ओकर्स करते हैं और मैनी टाइप्स के फंक्शंस करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आता है बेंजीन और नेफ्थिलीन। ठीक है, जिसमें भी कार्बन होता है वह ऑर्गेनिक, और जिसके अंदर कार्बन नहीं होता है, जो अर्थ से हमें एज इट इज़ डिग आउट करके मिलते हैं, वे सभी होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोनों मिलकर के बनाते हैं यहाँ पर प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो यहाँ पर आपको देखिए डायग्राम के अंदर भी दिया गया है किस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, जिसके अंदर आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और टेट्रा और क्वार्टरली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर देखिए पॉलीपेप्टाइड की यह चेन होती है, यह धीरे धीरे मोलिकुलर एक्टिविटी से ब्रेक डाउन होकर के बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर आती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। सेकेंडरी के अंदर बीटा प्लेटेड शीट जो होती है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर के हाइड्रोजन डिसोलाइट्स बॉन्ड से यहाँ पर टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है, और टर्शरी एंड में कन्वर्टेड हो जाता है क्वार्टरली में। तो इस तरह से यहाँ पर वेरियस लेवल के जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं वह 4 फॉर्म्स के अंदर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरली। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो डीएनए हेलिक्स वगैरह जो होता है इसकी सिंगल बॉन्डिंग जो होती है, वहाँ से प्रोटीन जो होता है वो अरेंज हो जाता है हेलिक्स के ऊपर, और वहाँ पर राइट हैंड हेलिक्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व होने लगते हैं, और वो प्रोटीन थ्रेड जो होता है वो फोल्डेड हो जाता है, जिसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना वहाँ से स्टार्ट कर देता है। फिर सेकेंडरी के बाद में देखिए डायग्राम के अंदर टर्शरी दिया हुआ है, इस टर्शरी के अंदर वो फोल्डेड हो जाता है, इसमें फिगर में जैसा दिया है, और 3 डायमेंशनल व्यूज इसमें दिखने लगते हैं, लेंथ, हाइट और ब्रीथ। ठीक है, तो इस तरह से यह मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोटीन जो है धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर के फिर बनाता है क्वार्टरली स्ट्रक्चर। इस तरह से प्रोटीन जो होते हैं पेप्टाइड चेन बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और यह क्वार्टरली स्ट्रक्चर जो होता है या एंड में प्रोटीन की पूरी पॉलीसेकेराइड चेन्स को जो है फिनिश करता है, और यह 4 सब यूनिट्स के अंदर डिवाइड है इस तरह से। और इस तरह से यहाँ पर बीटा टाइप जो होता है, यहाँ पर जो होता है वह अल्फा टाइप के 2 सब यूनिट्स से बनता है। और ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन होता है वह इसी का एक ऑकरेंस होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया है और एक टर्शरी स्ट्रक्चर दिया है।
इस तरह का यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर बताया है कि किस तरह से यहाँ पर प्रोटीन सैकेराइड्स की प्राइमरी और सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह रिएक्शंस करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसमें एग्जांपल भी दिया गया है कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर जो होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अब इन नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर्स का जो होता है वह नेचर किस तरह का होता है, किस तरह की बॉन्डिंग करते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चरल ग्रुप्स के अंदर जो बताए थे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, उसमें ग्रुप बताया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप जिसे बोलते हैं, एक होता है एमीन ग्रुप, ठीक है। जब ये दोनों ग्रुप मिल जाते हैं तो यहाँ पर बनते हैं न्यूक्लिक एसिड, जहाँ पे भी एमीन आकर जुड़ेगा न्यूक्लिक एसिड, जहाँ पर पेप्टाइड आके जुड़ेगा वहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा और दोनों मिलकर के बनाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ग्लाइकोजन्स को बनाता है। और इसके अंदर अगर डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूल्स का, तो 3 कार्बन से लेकर के 5 कार्बन शुगर की इसकी न्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती है, ठीक है, जिसे फोस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड कहते हैं, इनके बीच में होने वाले बॉन्डिंग को। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वह सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना करके बनाते हैं, जिसके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वाटसन जो क्रिक जो थे उन्होंने डीएनए का इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फाइंड किया था, ठीक है, जिसके अंदर 4 टाइप्स की शुगर यहाँ पर रहती है, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन बनती है, वो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर इस तरह से शुगर रहती है। एडिनिन और गुआनिन, ए और जी जो दिया हुआ है एडिनिन और गुआनिन है, जो एक स्टैंड पे होती है। देखिए यहाँ पे ये इसका हेलिक्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक तरफ एडिनिन है तो दूसरी तरफ गुआनिन, एक तरफ थाइमिन है तो दूसरी तरफ एडिसिन। इस तरह से यहाँ पर शुगर जो होती है इसके अंदर अरेंज होती है। और यह देखिए यहाँ पे इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैंने आपको जो ड्रॉ करके बताया वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था डीएनए का। और यहाँ पर डायग्राम में आपको दिया इंडिकेटिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर ये देखिए डीएनए का ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से जो 5 इंच से लेकर के 3 इंच तक अपना हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टार्ट करता है। इसकी फर्स्ट हेलिक्स जो होती है 5 to 3 इंच और सेकंड वाली जो होती है 3 से टर्मिनेट होकर के 5 तक पहुंचती है। फिर अगर इसका मोलिकुलर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखें तो यह देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे पेंटोस शुगर दी हुई है, जिसके अंदर कार्बोक्सी ग्रुप है, जहाँ पर भी यहाँ पे सी है, जहाँ पे भी यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इसका बनता है वहाँ पर कार्बन और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और एक जो है यहाँ पर मेथिन ग्रुप है, ठीक है, थाइमिन एडिनिन जो होती है उसका स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर। इस तरह से यहाँ पे इसका पेंटोस शुगर के रूप में मोलिकुलर स्ट्रक्चर दिया है इस डीएनए हेलिक्स का। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं किस तरह से मोलिकुलर फॉर्म्स के अंदर जो होते हैं अरेंज होके रहते हैं। फिर गुआनिन और साइटोसिन जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो आता है उसके बीच में डबल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आता है, मीन्स इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इस तरह से हर एक स्टेप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ बेस को। और इस तरह से यह टर्न होकर के 36 डिग्री पे आ जाता है। यहाँ से ये टर्न हुआ तो यहाँ पे ये 36 डिग्री का एंगल बना करके आ जाएगा और 34 एंगस्ट्रॉम इसका जो होता है यहाँ पर एंगल बनता है। इस तरह से यह 3.4 एंगस्ट्रॉम बेस पेयर बनाता है। और डीएनए जो होता है वह इस तरह से एक साइलेंट फीचर्स के रूप में होता है, जिसे बी डीएनए भी कहते हैं। हायर क्लासेस के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर डीएनए जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की एक यूनिक स्ट्रक्चर फीचर्स भी बनाता है, ठीक है, जिसके अंदर जो होता है यहाँ पर जैसे है ना बहुत सारे क्रोमोसोम्स के ऊपर जो होता है इसकी एक सीरीज़ बनती है डीएनए की। स्पेशल टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल चेन्स के अंदर होते हैं, ABCDEFG, जो आप आगे हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे किसके अंदर म्यूटेशंस और क्रोमोसोम सीरीज़ के अंदर कुछ चेंजेस आने से किस तरह के म्यूटेशंस और कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक का आज का आपका यह जो वीडियो के अंदर जो भी एक्सप्लेन किया है उसके नोट्स प्रिपेयर कर दीजिएगा।